कैसे तिब्बत जैसी रहस्यमयी जगह पर बुद्धिज्म ने अपनी जड़ें जमाई, कैसे एक इंसान ने इस देश को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। कैसे एक बच्चा महज 5 साल की उम्र में एक देश का रूलर बन गया, इस रूलर को रात के अंधेरे में ही अपने देश से भागना पड़ा। चाइना क्यों आज भी इस व्यक्ति से इतना डरता है, कैसे बच्चा इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बन गया। और क्या वाकई इस इंसान की वजह से दो सुपर पावर्स के बीच में जंग शुरू हो सकती है। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की और जानेंगे कैसे 5 साल की उम्र से शुरू हुई उनकी स्पिरिचुअल यात्रा ने आज उनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बना दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है 1940 में, जब दुनिया वर्ल्ड वार 2 में उलझी हुई थी। तब तिब्बत में एक अलग तरह की खोज चल रही थी। यहाँ मंक्स अपनी स्पिरिचुअल सोच के अनुसार एंशिएंट साइंस देखते हुए कंट्री साइड में घूम रहे थे और अपने अगले स्पिरिचुअल लीडर की तलाश में थे। और इसी तलाश की एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक सीनियर लामा को एक बार एक विजन आया जिसमें उन्होंने एक घर देखा जिसकी छत टर्किश और घर गोल्ड से बना था। यह विजन उन्हें तिब्बत के एमडो रीजन की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटे से घर को पहचाना। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने विजन में देखा था। उनकी जर्नी उन्हें एक छोटे से गांव तक ले गई जहां उन्हें एक होशियार बच्चा मिला जो दलाई लामा के अगले अवतार के सारे संकेत पूरे करता था कि वो बच्चा दलाई लामा का अगला अवतार है। ये छोटा बच्चा आगे चलकर पूरी हिस्ट्री बदलने वाला था, लेकिन ये कोई आसान कहानी नहीं थी। जैसे ही उस बच्चे के बारे में पता चला कि वो बच्चा दलाई लामा का अगला अवतार हो सकता है, उसी समय से उस बच्चे के लिए उसका बचपन जैसे अचानक खत्म हो गया। जी हाँ, महज 5 साल की उम्र से ही उस बच्चे की बुद्धिज्म के हिसाब से सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई। यहाँ एक और कहानी है जो इस ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को दर्शाती है। कहते हैं कि जब यंग टेंजेंट को लासा लाया गया तो उसे कई घंटे तक मेडिटेशन सिखाया जाता था। एक बार जब वह सिर्फ 6 साल का था तो उसने लगातार 6 घंटे तक मेडिटेशन किया, एक ऐसा काम जो कई बड़े मंक्स के लिए भी मुश्किल होता है। इस छोटी उम्र में ही उस बच्चे को सख्त फैसले लेना, दुनिया की पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में सिखाया जाता था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, जिस उम्र में बच्चे को खेलने के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है, उस समय पर लाखों तिब्बती उस बच्चे की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। जैसे जैसे दलाई लामा अपनी टीनेज पहुंचे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और उन्हें अब पूरे तिब्बत को स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल तौर पर लीड करना था। 1950 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने तिब्बत की पॉलिटिकल पावर का फुल चार्ज अपने हाथों में लिया। यह सब एक ऐसे समय में हुआ जब चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि उस दिन जब उन्होंने पावर संभाली तब उन्होंने अपने एडवाइजर से कहा कि मैं अभी बच्चा हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। लेकिन तिब्बत के इतिहास का सबसे बुरा समय अभी भी आना बाकी था, क्योंकि तिब्बत जो अब एक दलाई लामा के राज्य में था, अब वहां चाइना की नजर पड़नी शुरू हो गई थी। अक्टूबर 1950 में चाइना ने अपनी फौज तिब्बत की तरफ भेजी और इन्विजन शुरू हो गई। और ये 15 साल का बच्चा एक इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए तिब्बत की फौज का लीडर था। चाइनीज फौज के आगे से यंग दलाई लामा के सामने बहुत मुश्किल चॉइसेस थी। एक तो यह कि या तो वो इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला करे तिब्बत की इतनी छोटी या कमजोर आर्मी के साथ, या तो वह चाइना की आर्मी के सामने घुटने टेक दे और तिब्बत की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी खो दे। यह डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ पूरे 9 साल तक बना रहा, लेकिन फिर 1959 आते आते स्थिति एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गई। पूरे तिब्बत में चाइनीज आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और चाइनीज आर्मी ने प्रोटेस्ट को दबाना शुरू कर दिया। फिर 17 मार्च 1959 की वो काली रात आ गई जब ल्हासा शहर में तनाव का माहौल था। तब पोताला पैलेस के अंदर 23 साल के दलाई लामा को एक फैसला लेना था जो पूरे तिब्बत के भविष्य को बदल सकता था। उनके सामने 2 ऑप्शन थे। उन्हें उस दिन पता था कि आज रात को उन्हें चाइनीज आर्मी पकड़ने वाली है, या तो सरेंडर कर दे या फिर अभी वहां से निकल जाए। दलाई लामा ने अपने सलाहकारों की आंखों में देखा और उन्होंने फैसला ले लिया कि हम अभी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि तिब्बत की आत्मा को जिंदा रखना है। रात के अंधेरे में दलाई लामा ने अपना फैसला बदला। मॉन्क के कपड़ों को निकालकर उन्होंने एक सैनिक की वर्दी पहन ली। उनके चेहरे पर काली स्याही लगाई गई ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उसी समय अचानक दूर कहीं बम फटा और ल्हासा में विद्रोह शुरू हो गया। दलाई लामा और उनके छोटे से समूह को जल्दी करनी थी। महल से निकलती उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखा। हजारों तिब्बतियन लोग महल के बाहर खड़े थे। तब एक बुजुर्ग आदमी ने दलाई लामा से कहा कि हमें पता है आप जा रहे हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। ये लोग दलाई लामा के लिए उनकी ह्यूमन शील्ड बन गए ताकि चाइनीज सोल्जर दलाई लामा को न देख पाए। इस तरह वो शहर से बाहर निकल गए। इसके बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। जी हाँ,
दलाई लामा और उनके 37 साथियों को 14 दिन में 500 किलोमीटर का सफर तय करना था, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में। हिमालय के बीच कई बार उन्हें दिन में छुपना पड़ता और रात में सफर करना पड़ता, कभी घोड़े पर, कभी याक पर और कई बार पैदल बर्फीले तूफानों से गुजरते हुए, ग्लेशियर के ऊपर से चलते हुए उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। और एक दिन जब वो लोका रीजन में थे, तब अचानक चाइनीज हेलीकॉप्टर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दलाई लामा ने अपने साथियों से कहा कि हमें जल्दी करनी होगी और फिर उन्होंने फैसला लिया कि अब वह सिर्फ रात में ही सफर करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पानी इतना तेज बह रहा था कि नाव चलाना नामुमकिन था। लेकिन स्थानीय तिब्बतियन लोगों ने उनकी मदद की। उन्होंने चमड़े की नाव बनाई और दलाई लामा को सुरक्षित पार करवा दिया। उनके लिए हर कदम पर खतरा था। उनका एक गलत कदम पूरे तिब्बत का भविष्य बदल सकता था। लेकिन दलाई लामा के लिए यह सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, यह उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी थी। उन्होंने उस समय अपनी डायरी में लिखा कि मैं अपने देश को पीछे छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने लोगों की उम्मीदों को अपने साथ ले जा रहा हूं। फाइनली 31 मार्च को वो इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, इंडियन ऑफिशियल ने उनका स्वागत किया। तब एक इंडियन ऑफिसर ने दलाई लामा से कहा कि आप सुरक्षित हैं। तब दलाई लामा ने पीछे मुड़कर तिब्बत की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। उनको पता था कि उनका असली सफर इंडिया में अब शुरू हो रहा है। उनका स्वागत इंडियन आर्मी ने धूमधाम से किया। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनसे मिले और उनको धर्मशाला के पास लिटिल ल्हासा नाम से रहने की जगह दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। इसके बाद दलाई लामा आजाद तिब्बत की मांग को लेकर यूनाइटेड नेशंस गए। उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर तिब्बत के लिए समर्थन मांगा। इसके चलते वो खूब टीवी इंटरव्यूज देते थे, जिससे वो एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित हो गए। दलाई लामा ने धर्मशाला को एक अलग ही रूप दिया। उन्होंने शहर को तिब्बतियन कल्चरल हब के रूप में स्थापित कर लिया, पर यह आसान नहीं था। इससे में इंडिया का बहुत साथ था और चाइना इसके लिए हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करता था। 1989 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला और उनकी इमेज और भी बड़ी हो गई। लेकिन इससे चाइना और भी गुस्सा हो गया और दलाई लामा को क्रिटिसाइज करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कुछ समय पहले 2023 में दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो एक बच्चे से बात कर रहे थे, लेकिन उस वीडियो के एक पार्ट से काफी लोगों को आपत्ति हुई और ग्लोबल लेवल पर उनका विरोध हुआ। उनकी पर्सनालिटी पर बहुत सवाल उठाए गए। इसके बाद दलाई लामा ने उस छोटे बच्चे और उन सब से माफी मांगी जिनका मन उनकी वजह से उदास हुआ। देखिए, इससे ये तो पता लग जाता है कि जिसे चाइना टेररिस्ट कहता है, वो किसी भी सूरत में टेररिस्ट तो नहीं है। वो तो अपना स्ट्रगल पीसफुली चला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। लेकिन पिछले दिनों नैन्सी पेलोसी जब इंडिया में आई तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि चाइनीज प्रेसिडेंट टेम्परेरी है, लेकिन दलाई लामा हमेशा रहेंगे। इस स्टेटमेंट से चाइना बहुत गुस्से में आ गया और इंडिया को धमकी देने लगा। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस बात पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। क्या यूएसए इंडिया और चाइना का वार चाहता है? इन सवाल के जवाब अब भी अधर में है। लेकिन एक बात तय है कि दलाई लामा की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि उम्मीद और शांति की राह पर चलना कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है। दलाई लामा की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया को हिला दिया, लेकिन ये कहानी खत्म होने के साथ साथ हमें कुछ सवाल भी दे जाती है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी इतने सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है और आने वाले समय में तिब्बत का क्या होगा। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान की वजह से दो सुपर पावर्स के बीच में जंग शुरू हो जाए? ये सवाल आज भी दुनिया के सामने खड़े हैं, जिनका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।